नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर लालू प्रसाद से जुड़ी हुई सामने आ रही है। लालू प्रसाद आज आ सकते हैं पटना। दोपहर बाद लालू प्रसाद के पटना आने की बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। पटना आ सकते हैं लालू प्रसाद और लालू प्रसाद के साथ मीसा भारती भी पटना आएंगी। राज्यसभा प्रत्याशी के नाम पर मुहर लगेगी। मीसा भारती का राज्यसभा जाना तय माना जा रहा है। दूसरे प्रत्याशी के तौर पर रुस्तम खान का नाम सबसे ऊपर चल रहा है और अब तक बाबा सिद्दीकी और अब्दुल बारी सिद्दीकी के नाम पर चर्चा चल रही थी। रुस्तम खान के नाम पर मुहर लग सकती है, इसे भी सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आती हुई। पूर्णिया के मूल निवासी हैं रुस्तम खान और जमीन के कारोबार से जुड़े हुए हैं रुस्तम खान। और संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, लालू प्रसाद का पटना आना ये अपने आप में एक बड़ी खबर, लेकिन राज्यसभा प्रत्याशी को लेकर एक नाम जो सबसे पहले और प्रमुख दावेदारों में, और अब उसको लेकर ये भी तस्वीर साफ होती हुई क्या मान लें कि मीसा भारती का राज्यसभा एक बार फिर से जाना तय है? उनसे पहले भी नहीं थी और अभी भी नहीं है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव के बड़ी बेटी हैं और पहले से वो राज्यसभा में रही हैं। तो इस कारण से माना जा रहा था कि जब उनका कार्यकाल इस बार समाप्त हो रहा है तो उन्हें दोबारा से मौका मिलेगा और फिर से वो राज्यसभा जाएंगी। तो इस पर किसी तरह का संशय नहीं था। संशय था दूसरी सीट को लेकर के, क्योंकि 2 सीट आरजेडी के कोटे में आई है। तो इस कारण से दूसरा प्रत्याशी कौन होगा, इस पर लगातार नामों की चर्चा जो है वो चल रही थी। कभी बाबा सिद्दीकी, कभी अब्दुल बारी सिद्दीकी, यहाँ तक कि हिना साहब के नाम भी सामने आए और ये 3 नाम प्रमुख तौर पे उभर करके सामने आए, सबसे आगे रेस में चल रहे थे। इसी बीच जो है तेज प्रताप यादव ने भी अपनी दावेदारी ठोका था, हालांकि अब वो अपने कदम पीछे हटा ली है। तो ऐसे में 3 नामों की चर्चा जो है वो काफी जोरों पर थी। कहा यह भी जा रहा था कि कई और लोग जो है वो रेस में हैं। तो इस बीच जो नया नाम सामने उभर करके आया है, जो आरजेडी के जो सोर्सेज है हमारे, उन्होंने जो जानकारी दी है कि कल रात यह फैसला लालू प्रसाद यादव ने लिया है और पूर्णिया के जमीन के बड़े कारोबारी हैं, उन्हीं के नाम पे, ये रुस्तम खान के नाम पे जो है वो मुहर लग चुकी है लगभग। बस ऐलान होना बाकी है, औपचारिकताएं बाकी है। लालू प्रसाद यादव जो है दोपहर बाद तकरीबन 3 बजे के बाद वो पटना पहुंचेंगे। साथ में मीसा भारती भी होंगी, रुस्तम खान भी होंगे। ये भी कहा जा रहा है कि रुस्तम खान भी जो है वो लालू प्रसाद यादव के साथ ही आएंगे। वो फिलहाल दिल्ली में है। तो जब ये सभी लोग पटना आ जाएंगे तो इसके बाद एक छोटी सी औपचारिक ऐलान के लिए एक छोटी सी बैठक लालू प्रसाद यादव करेंगे और उसके बाद फिर नामों का ऐलान वो कर देंगे। तो जाहिर सी बात है कि जो गीत फंसी हुई थी लंबे दिनों से, नामों को लेकर के कौतूहल बना हुआ था कि कौन जाएंगे। कभी शरद यादव का नाम आ रहा था, कभी बाबा सिद्दीकी का नाम आ रहा था, अब्दुल बारी सिद्दीकी, यहाँ तक कि हिना साहब का नाम आ रहा था। तो अब वो तमाम अटकलें जो है हो सके तो दोपहर बाद वो उस पर पूर्ण विराम लग जाएगा और दोनों सीट जो है राज्यसभा की, उसके नामों की चर्चा जो चल रही है वो रुक जाएगी। बिल्कुल शाम होते होते ये नामों के ऐलान सामने होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी के लिए आपका। और अब बात है पेपर लीक की। जी हां, बीपीएससी पेपर लीक कांड पर अपडेट इस वक्त बड़ी जानकारी के तौर पर सामने है। जांच के दायरे में नए नाम अब जुड़ते नजर आ रहे हैं। ईओयू इन सारे लोगों से पूछताछ कर सकती है, जिसमें आनंद और पिंटू यादव की तलाश लगातार की जा रही है। गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कई ठिकानों पर होती हुई। एनआईटी से पढ़ा हुआ है आनंद और पिंटू। एनआईटी के पास आउट छात्रों के नाम इस पेपर लीक कांड से जुड़ते हुए, जिसमें पिंटू से भी पूछताछ को लेकर लगातार इसकी गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी की जा रही है। पेपर लीक कांड में पास आउट छात्र इसमें शामिल हैं, जिसे लेकर अब इन तमाम लोगों से पूछताछ में गंभीरता सीधे तौर पर नजर आती हुई। संवाददाता संजय हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजय, जिस तरीके से तमाम जानकारियां एक एक करके सामने आती जाती हुई, उसमें अब जांच के दायरे में वो नाम भी जिनकी गिरफ्तारी अब तक नहीं हो पाई है। तो सवाल यही कि गिरफ्तारी कब तक होगी? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है विवाह कि अभी तक आनंद जो है उर्फ पिंटू यादव, ये स्नातक है एनआईटी का, इसके नाम का खुलासा कर दिया गया था और कहा गया था शॉर्बर गैंग का ये जो है ये मास्टरमाइंड है, यही सरगना है। लेकिन अब जो महत्वपूर्ण बात ये निकल कर सामने आई है कि केवल एनआईटी पास एक स्टूडेंट इन्वॉल्व नहीं था, इसमें 2 और छात्रों का नाम जो है वो सामने आया है और जांच की रडार पर ये दोनों छात्र आ गए हैं। हालांकि अभी इन दोनों की गिरफ्तारी होनी है और जांच प्रभावित हो सकता है, इसलिए इनका नाम सार्वजनिक नहीं किया गया आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से।
लेकिन अधिकारियों की माने तो एनआईटी के पास आउट 2 और छात्रों की भूमिका बीपीएससी पेपर लीक कांड में सामने आई है और इनके खिलाफ पेपर लीक में शामिल होने का पुख्ता साक्ष्य आर्थिक अपराध इकाई को लगा है। और निश्चित तौर पर ये जो वाकया है और ये जो बात निकलकर सामने आई है, ये काफी चौंकाने वाली है। यानी एनआईटी पास आउट जो स्टूडेंट हैं उनका इन्वॉल्वमेंट है और वो सॉल्वर गैंग चला रहे हैं बिहार में, और वो केवल सरगना ही नहीं, कई मेंबर्स भी इसमें जुड़े हुए हैं। और ये बात वाकई में चौंकाने वाली है। अब इनकी गिरफ्तारी की जाएगी। जो आर्थिक अपराध इकाई के जो अधिकारी हैं उनसे जो बातचीत हुई, उन्होंने बताया कि इनकी गिरफ्तारी करना अब प्रायोरिटी है। और पिंटू यादव और इनकी जब गिरफ्तारी होगी तब हो सकता है कि एक बड़ा खुलासा हो, जिसका इंतजार सबको है। विवाह बिल्कुल, और इस गिरफ्तारी को लेकर के कई खुलासे की उम्मीद जब खुद टीम की तरफ से की जा रही है, तो ये देखना होगा कि ये गिरफ्तारी कब तक संभव हो पाती है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और इस वक्त की बड़ी खबर ईडी की कार्रवाई के तौर पर सामने आ रही है। ईडी की एक और बड़ी कार्रवाई सामने है। निलंबित आईएएस पूजा सिंघल मामले में छापेमारी की जा रही है। अवैध माइनिंग के मामले में यह कार्रवाई इस वक्त ईडी ने छापेमारी को शुरू कर दिया। एक और छापेमारी देखिए ईडी की तरफ से, जिसमें रांची समेत 7 ठिकानों पर यह छापेमारी की जा रही है। रांची के 6 लोकेशंस हैं जहां पर छापेमारी की जा रही है। बिहार के 1 लोकेशन पर यह कार्रवाई इस वक्त छापेमारी के तौर पर होती हुई। और संवाददाता शंकर आनंद हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शंकर, चूंकि ये जांच का दायरा बढ़ना पहले से तय माना जा रहा था, आज क्या अपडेट है, क्या जानकारी है? ये 6 लोकेशंस रांची में कहां? केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की टीम कुल 7 लोकेशन पे छापेमारी कर रही है, जिसमें कि 6 लोकेशन रांची का है, रांची और रांची के आसपास का इलाका, और 1 लोकेशन बिहार में मुजफ्फरपुर का है। मुजफ्फरपुर में भी इस वक्त में छापेमारी चल रही है ईडी के अधिकारियों के द्वारा। जो पूरा मामला है, ये पूरा मामला निलंबित आईएएस पूजा सिंघल और माइनिंग स्कैम से जुड़ा मामला है। और माइनिंग स्कैम में अभी तक जितने लोगों से पूछताछ हुई है, उस पूछताछ के दौरान कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली और उसी के आधार पर कई अधिकारियों के आवास पर छापेमारी की जा रही है और उससे जुड़े तमाम कनेक्शंस को खंगालने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह देखा जाए कि मनरेगा स्कैम से मामला स्टार्ट हुआ था, मनरेगा स्कैम में जब छापेमारी की गई है उसके बाद में आईएएस पूजा सिंघल की गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी के बाद जब और कुछ जगह पे पूछताछ की गई, कुछ छापेमारी की गई थी और कुछ आरोपियों से पूछताछ की गई थी, तो उसी पूछताछ के दौरान माइनिंग स्कैम के बारे में जानकारी मिली। लेकिन वो कौन कौन से लोग हैं, कौन कौन से कारोबारी इसमें जुड़े हुए हैं और कौन कौन से अधिकारी जुड़े हुए हैं, उससे जुड़े हुए तमाम कनेक्शन को खंगालने के बाद, उससे जुड़े तमाम इनपुट्स को इकट्ठा करने के बाद आज 7 लोकेशन पे छापेमारी की जा रही है। और ये 7 लोगों के बारे में जो जानकारी पिछले कुछ दिनों के अंदर में ईडी को जानकारी मिली और उसी जानकारी के आधार पर आज ये छापेमारी की जा रही है। ये 7 लोगों का जो कनेक्शन है सीधे तौर पर माइनिंग स्कैम से जुड़ा हुआ मामला है। और माइनिंग स्कैम में किस तरह से फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया था, किस तरह से एक कनेक्शन बनाया गया और कई सफेद पोस्ट लोगों के साथ में किस तरह से उन लोगों के कनेक्शन हैं, उस कनेक्शन को खंगालने के लिए आज ईडी की टीम इन 7 लोकेशन पे छापेमारी कर रही है। और 7 लोकेशन पे छापेमारी करने के बाद कोशिश की जाएगी कि वहां पर ज्यादा से ज्यादा वहां से सबूतों को, दस्तावेजों को इकट्ठा किया जाए, जिससे कि ये इस मामले में, माइनिंग स्कैम के मामले में और ज्यादा उचित कार्रवाई किया जा सके। इस तरह से कहा जा सकता है कि माइनिंग स्कैम से जुड़ा यह मामला काफी महत्वपूर्ण है। और हालांकि एक तरफ देखा जाए तो इससे जुड़ा हुआ मामला आज सुप्रीम कोर्ट में भी आज सुनवाई होनी है, जिसमें कि तमाम मसलों को चर्चा की जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के अधिकारियों के द्वारा माइनिंग स्कैम से जुड़े हुए उन आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है जो सीधे तौर पर माइनिंग स्कैम में से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल सीधे तौर पर नजर आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शंकर आनंद इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और झारखंड से की बड़ी खबर इस वक्त, जिसमें खदान आवंटन मामले में सुनवाई आज होने वाली है। शेल कंपनियों से जुड़े मामले में यह महत्वपूर्ण सुनवाई आज होने वाली है। खदान आवंटन मामले में यह आज महत्वपूर्ण सुनवाई सीएम हेमंत सोरेन से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला है और सुप्रीम कोर्ट के साथ हाई कोर्ट में भी इसकी सुनवाई होगी। ईडी की रिपोर्ट के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है। अगली खबर बिहार के सीवान से, जहां एमएच नगर हसनपुरा थाना क्षेत्र के मेरही गांव में बाइक सवार अपराधियों ने अंधाधुंध गोलियां बरसाई, जिसमें 4 लोगों को गोली लग गई और बताया जा रहा है कि
करीब 1 दर्जन नकाबपोश बाइक सवार अपराधियों ने अंधाधुंध गोलियां चलाई हैं। आशंका जाहिर की जा रही है कि लूट की मंशा के साथ गांव में ये अपराधी घुसे थे, लेकिन लोगों के जगे होने की वजह से ये इसमें सफल नहीं हो पाए और इन्होंने गांव के लोगों पर ही फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और फिलहाल सभी का इलाज जारी है। इस घटना के बाद से गांव में दहशत का माहौल है। पुलिस अपराधियों की तलाश में जुटी है। पता चला कि उसको गोली लग गया। हम लोग दौड़ के गए तो बैठा हुआ था, उसके शरीर में छर्रा कम से कम 10-15 जगह छर्रा लगा हुआ था, ज़्यादा लगा हुआ। क्या चीज़ से आए थे जो गोली फायरिंग किए थे? बाइक उससे थे या क्या? वो लोग मुंह बांधे हुए थे, इतना ही लड़का बताया हम। हाँ। हम बाइक चलाते हुए हॉस्पिटल पहुँचे, वहाँ से रेफर कराया गया। हाँ हाँ। तो बताया कि लोग मुंह बांधे हुए थे, इतना जानकारी नहीं था, लेकिन बताया कि 10 से 12 लोग थे। 10 से 12 लोग थे। सीएम नीतीश कुमार आज गंगा जल उद्वह योजना का जायजा लेंगे और उच्च अधिकारियों के साथ बैठक भी करने वाले हैं। आपको बताते चलें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है गंगा जल उद्भव योजना, जो कि अब अपने अंतिम पड़ाव में पहुंच चुका है। रविवार को निर्माण कंपनी ने गंगा जल उद्भव योजना में लगे मोटर का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया। गंगा जल सफलतापूर्वक पटना के हाथीदह से नवादा के मोतनाजे गांव तक पहुंचा और इस योजना में कुल 3200 करोड़ रुपए की लागत आएगी। लखीसराय के बढ़िया में 35 घंटे के बाद आंदोलन खत्म हो गया। रेलवे ने भरोसा दिया है कि बढ़िया में जिन ट्रेनों के ठहराव की मांग की जा रही है, वो सारी ट्रेनें 2 महीने में वहां रुकने लगेंगी। बढ़िया में 35 घंटे बाद खत्म हुआ आंदोलन। साठ दिन में 7 ट्रेनों के ठहराव का आश्वासन। ट्रैक से हटे प्रदर्शनकारी, अब रेलवे की बारी। आगे आगे आंदोलन के लिए हमारे लिए एक सबसे बड़ा प्रमाण है कि अगर हमारे साथ धोखाधड़ी होगा तो इससे बड़ा आंदोलन होगा। ये इतिहास बन चुका है और अगला बार हो सकता है भूगोल भी बदल सकता है। रेलवे को इस चेतावनी के साथ लखीसराय के बढ़िया स्टेशन पर 35 घंटे से बैठे प्रदर्शनकारियों ने अपना आंदोलन खत्म कर दिया। मांग थी कि कोरोना से पहले जो ट्रेनें बढ़िया स्टेशन पर रुकती थीं, उनका ठहराव फिर से शुरू किया जाए, जिसे लेकर स्थानीय लोगों ने रविवार सुबह 10 बजे पाटलिपुत्र एक्सप्रेस को रोककर आंदोलन शुरू किया था। ट्रैक जाम होने से 35 घंटे में पटना हावड़ा रूट की 48 ट्रेनों को रद्द करना पड़ा था और वहीं 60 रूट बदलने पड़े थे, मगर अब रेलवे ने ट्रेनों के ठहराव की मांग मान ली है। यहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डीआरएम साहब से बात कराई और डीआरएम साहब ने सबको एक आश्वासन दिया कि हम लोग पाटलिपुत्रा एक्सप्रेस का 15 दिनों के अंदर ये करते हैं। बाकी जो 6 ट्रेनें हैं, उन 6 ट्रेनों का भी जो है वो पूरा समीक्षा करके और सबका एक समाधान 60 दिनों के अंदर, मैक्सिमम अवधि 60 दिन है, 60 दिन के अंदर में उन्होंने कहा है, इनको आश्वासन दिया है कि हम इसका ठहराव बहाल करने की पूरी व्यवस्था करने की कोशिश करेंगे और इन्होंने ठोस रूप से आश्वासन दिया है। प्रदर्शनकारियों की तरफ से पहले 9 ट्रेनों की मांग रखी गई थी, मगर अब 7 ट्रेनों के ठहराव की बात कही जा रही है, जो 60 दिन में चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। और तय ये हुआ है कि आपका जितना भी ट्रेन का मांग है वो क्रमबद्ध तरीके से देंगे, जिसमें पाटली आपका सबसे पहले, उसके बाद जनसेवा सेकंड में और इसके बाद धीरे धीरे जो ट्रेन आगे आगे आते जाएगा, लेकिन ये टोटल के टोटल क्रमबद्ध तरीके से आपको 2 महीना के अंदर सबके सब मिल जाएगा। स्थानीय लोग रेलवे के भरोसे पर हट तो गए हैं, लेकिन ये चेतावनी भी दी है कि अगर 60 दिन में वादा पूरा नहीं हुआ तो इससे भी बड़ा आंदोलन होगा। न्यूज़ 18 के लिए बढ़िया से राकेश कुमार की रिपोर्ट। भागलपुर के कहलगांव बीआरसी में प्रखंड साधन सेवी यानी कि बीआरपी का खुलेआम घूस मांगने का वीडियो वायरल हो रहा है। प्रखंड साधन सेवी राजेश कुमार सिंह शिक्षक से काम करवाने के एवज में 1000 रुपए की डिमांड कर रहा है। वहीं शिक्षक मनोज यादव 500 रुपए घूस दे रहा है, जिसका वीडियो इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता।
बड़ी खबर मधुबनी से, जहां पर न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। नाबालिग की पिटाई के मामले में कार्रवाई की गई है। मुख्य आरोपी उपेंद्र यादव को लौकहा पुलिस ने नेपाल से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और न्यूज 18 की खबर का यह बड़ा असर, नाबालिग की पिटाई के मामले में कार्रवाई की गई और कार्रवाई के दौरान इस शख्स को नेपाल से गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तारी के बाद इसे जेल भेज दिया गया। आम और लीची तोड़ने के आरोप में 2 मासूमों की इस शख्स ने जमकर पिटाई की थी। शरीर पर विषैली चींटियों को छोड़ा था। दूसरे आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। सिवान में तेज आंधी और बारिश ने तबाही मचाई है। तेज आंधी और बारिश की वजह से दीवार गिरने से 2 बच्चों की मौत हो गई। घटना पचरुखी थाना के जसौली के शेख पट्टी गांव की है, जहां तेज आंधी और बारिश की वजह से दीवार गिर गई, जिसकी चपेट में आने से 2 बच्चों की जान चली जाती है। बताया जा रहा है कि सोमवार की देर शाम 2 बच्चे घर के पास ही खेल रहे थे। तेज आंधी की वजह से बचने के लिए ये दोनों बच्चे पड़ोस के घर की दीवार के पास जाकर छिप गए। इसी बीच दीवार गिर जाती है और इस दीवार के गिरने की वजह से इसके जद में आकर इन दोनों बच्चों की मौत हो गई। मरने वाले बच्चों की पहचान पचरुखी थाने के जसौली गांव के रियाज अहमद के 8 साल के बेटे अफरोज आलम और आजाद हुसैन की 7 साल की बेटी सारा परवीन के रूप में की गई है। बिहार में अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर की रफ्तार और तेज होने वाली है। जी हां, पटना में भी कई इमारतों पर यह बुलडोजर चलने वाला है। इसे लेकर मंत्री रामसूरत राय ने कहा कि चाहे कोई कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, अगर अवैध कब्जा कर निर्माण किया गया है तो बुलडोजर चलेगा ही। कई जगहों पर जहां सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हुआ है और उसे आप लोग बुलडोजर के माध्यम से तोड़वा रहे हैं, लेकिन अगर राजधानी पटना की जहां आप लोग बैठते हैं वहां पे कई इलाकों में अतिक्रमण है, तो पटना को लेकर क्या कुछ तैयारी है? निश्चित रूप से बिहार की राजधानी पटना बड़ा शहर है, तो अतिक्रमण भी ज़्यादा होगा। और मैं आपको बताते हुए मुझे हर्ष हो रही है। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं टोक्यो, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। मैं आपसी समन्वय बढ़ाया है। इससे इंडो पैसिफिक में शांति, समृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित हो रही है। क्वाड इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए एक कंस्ट्रक्टिव एजेंडा लेकर चल रहा है। इससे क्वाड की छवि एक फोर्स फॉर गुड के रूप में और भी सुदृढ़ होती जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्वाड सम्मेलन की ये सीधी तस्वीरें, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। It's wonderful to be together with friends and at this transformative moment in the world, and we are at a transformative moment. Prime Minister Kishida, I want to commend you for the extraordinary leadership that over the past few months that you've shown, and तो टोक्यो से पीएम मोदी इस वक्त सीधी तस्वीरें देखिए अपने इन 2 दिवसीय दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं। और आपको याद होगा कि कल जैसे ही वो जापान पहुंचे थे और वहां पर हिंदी में बच्चे ने किस तरीके से अभिवादन किया और अपनी भाषा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिल जीता हुआ वो बच्चा नजर आया। उन्होंने भी बड़ी गर्मजोशी के साथ बच्चे के साथ आत्मीयता के साथ बातचीत की और कहा कि हिंदी इतनी अच्छी आपने कहां से सीखी है। तो जापान में भारतीय लोगों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के जो प्यार और स्नेह नजर आया उससे काफी अभिभूत दिखे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और अगर वैश्विक दृष्टिकोण से देखा जाए तो जिस तरह की छवि इस वक्त भारत की अंतर्राष्ट्रीय पटल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नजर आती है, अपने आप में अभूतपूर्व है। और ये तस्वीरें जहां पर टोक्यो में मित्रों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तजुर्बे के लिहाज से कहा जाए तो 3 राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पर मौजूद हैं और उनमें सबसे ज्यादा तजुर्बेकार और उम्रदराज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके बीच ये तमाम बातचीत की सीधी तस्वीरें आपके सामने। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।